तो फिर से आज हम एक बायोलॉजी की क्लास करने जा रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जनन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। तो आज हम जानेंगे जनन में लैंगिक जनन किसे कहते हैं। ठीक है, मैंने 4 प्रकार का जनन बताया था, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, कायिक या वर्धी जनन और अनिषेक जनन। तो आज हम जानेंगे लैंगिक जनन के बारे में। तो चलिए देखते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन को अंग्रेजी में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। ठीक है, और हमने बताया था पिछले वीडियो में कि लैंगिक जनन जो होता है वो दो जीवों के मिलने से होता है। बाकी जितने सारे जनन थे उसमें एक ही जीव होते थे और वो 2 जीवों में बट जाते, 2 भागों में बट कर नए जीवों का निर्माण करते थे। लेकिन यहाँ पर हम समझेंगे कि यहाँ पर है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन जब भी होगा लैंगिक जनन जब भी होगा 2 जीवों के बीच होगा, एक नर तथा दूसरा मादा। तो एक ले लीजिए नर, ये मान लीजिए नर है, ओके, मान लेते हैं कि ये नर है। और एक और ले लीजिए, मान लीजिए कि ये जो है मादा है। कौन है? मादा है, ओके। तो नर है और मादा है। तो अब आपको समझना है कि लैंगिक जनन के लिए 2 जीवों की आवश्यकता होती है और 2 जीव मिलकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं। तो इसमें समझना ये है कि जब जनन होगा ना तो उसके लिए एक अंग होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं जनन अंग। किसी भी जीव को जनन करने के लिए एक अंग की आवश्यकता होती है, पर्टिकुलर अंग की। जैसे मुँह खाने के लिए एक अंग की आवश्यकता तो मुंह है, चबाने के लिए दांत है, स्वाद लेने के लिए जीभ है। उसी तरह से जनन करने के लिए भी एक अंग होता है जिसे हम जननांग कहते हैं। ओके, तो पूछा जाएगा कि नर जननांग कौन सा है। तो ये नर है और ये मादा है। नर मतलब हुआ पुरुष और मादा मतलब महिला। म से मादा, म से महिला। समझ में आ गया ना? तो इस तरह सब रख सकते हैं दिमाग में। तो नर जनन अंग कौन सा है? तो नर जनन अंग जो है उसको कहते हैं शुक्राणु। क्या कहते हैं? शुक्राणु। नर जनन अंग को क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। और ये शुक्राणु जो है कहाँ पाया जाता है? तो पूछेगा शुक्राणु कहाँ पाया जाता है? तो ब्रेसन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ब्रेसन में। ब्रेसन को अंग्रेजी में टेस्टिस कहते हैं, टेस्टिस। ठीक है, तो ब्रेसन में पाया जाता है क्या? शुक्राणु। अब चलिए मादा जननांग कौन सा है? तो जब मादा जननांग पूछेगा तो आपको लिख देंगे अंडाणु। 1 नंबर का सवाल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर मादा जननांग कौन सा है, अगर ये पूछता है तो आपको आंसर करना है क्या? अंडाणु। तो अंडाणु कहाँ पाया जाता है? तो अंडाणु जो है गर्भाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गर्भाशय में पाया जाता है। ओके, तो गर्भाशय में अंडाणु पाया जाता है, जबकि गर्भाशय में अंडाणु पाया जाता है जबकि ब्रेसन में शुक्राणु पाया जाता है। अब ये एक पूछता है सवाल कि किस हार्मोन के कारण ये उत्पन्न होता है। तो हार्मोन लिख लीजिएगा, समझ जाइएगा। हार्मोन कौन सा हार्मोन? हार्मोन के कारण होता है। तो ये है, यहाँ पर आपको याद रखना किस हार्मोन के कारण। तो एस्ट्रोजेन। क्या? एस्ट्रोजन। ओके, एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ये अंडाणु की उत्पत्ति होती है। जबकि पूछेगा शुक्राणु कौन से हार्मोन के कारण होता है, तो आपको याद रखना है टेस्टेस्टेरॉन। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर आप ये 2 बात समझना है आपको कि किस हार्मोन के कारण शुक्राणु निर्माण हो रहा है, तो टेस्टोस्टेरोन के कारण। किस हार्मोन के कारण अंडाणु का निर्माण होता है? एस्ट्रोजन के कारण। तो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन आपको याद रखना है ताकि आप क्वेश्चन को हल कर सकें। तो चलिए अब हमको समझना है कि अंडाणु जो होता है वो इस प्रकार का होता है, ठीक है, और शुक्राणु जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है। तो इस प्रकार का होता है शुक्राणु और अंडाणु देख रहे हैं। जब क्या होता है कि यहाँ से शुक्राणु और यहाँ से अंडाणु मिलता है, शुक्राणु और अंडाणु मिलता है, तो इस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। अब आपसे पूछा जाएगा कि निषेचन किसे कहते हैं।
तो शुक्राणु तथा अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। समझ में आ गया? शुक्राणु तथा अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। अब निषेचन के बाद क्या बनता है, तो यहाँ एक सवाल देगा कि निषेचन के बाद क्या बनता है। तो निषेचन के बाद ना युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज। युग्मनज या इसी को अंग्रेजी में कहते हैं जायगोट। क्या कहते हैं? जायगोट। जायगोट कहते हैं। तो युग्मनज बोले या जायगोट बोले बात बराबर है। तो आपको अगर पूछता है सवाल कि अंडाणु तथा शुक्राणु के मिलने से, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से क्या बनता है, क्या बनता है जब पूछा जाए तो आप बोलेंगे युग्मनज या जायगोट बनता है। लेकिन अगर आपको पूछ दे कि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि शुक्राणु तथा अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे कि यह जो प्रक्रिया है उसको निषेचन कहते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? युग्मनज बनता है और जायगोट बनता है। ये युग्मनज जो है आगे चल के भ्रूण बन जाता है विकसित होकर, और ये भ्रूण जो है विकसित होकर शिशु का निर्माण करता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे शिशु का निर्माण होता है, इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं। आपको एक और बात समझना है, कोशिका विभाजन। क्या समझना है? कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन इसको कहते हैं। कोशिका विभाजन जो होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है समसूत्री विभाजन। क्या होता है? समसूत्री विभाजन। एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्ध का अर्थ होता है आधा, ठीक है, आधा। यानी जो कोशिका होगा ना, जैसे मान लीजिए कि ये कोशिका है, एक कोशिका है, अगर यही दो भाग में बट गया तो ये अर्धसूत्री विभाजन हुआ। लेकिन एक कोशिका है, ये अपने जैसा एक और कोशिका बना लिया बगल में, तो समसूत्री विभाजन हुआ। समझ में आ गई बात है? तो पूछा जाता है कि शरीर के किस अंग में अर्धसूत्री विभाजन होता है, शरीर के किस अंग के कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पूरे बॉडी में, पूरे शरीर जितना भी है, नीचे से ऊपर तक देख लीजिए, जितना भी है उसमें समसूत्री विभाजन होता है, सिर्फ एक अंग को छोड़कर। वो क्या है? जननांग। तो जननांग हमने बताया है नर में क्या है? शुक्राणु है, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। और महिला में क्या है? अंडाणु है, इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो अब समझना है कि अर्धसूत्री विभाजन होगा कैसे। तो इसके लिए आपको समझना है कि मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है। अर्धसूत्री विभाजन को समझने के लिए क्या करेंगे? मानव में क्रोमोसोम की संख्या समझेंगे। तो मानव में क्रोमोसोम की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना है। क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है, या 23 जोड़ा होता है। तो पूछेगा कितने जोड़े होते हैं, तो 23 होता है। पूछेगा कितना होता है, तो 46 होता है। तो आपको दोनों में से कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, यू हैव टू केयरफुल अबाउट दैट। तो अगर आपको सिर्फ पूछता है कितनी क्रोमोसोम की संख्या है, तो 46। पूछता है कितने जोड़े हैं, तो 23 जोड़े। अब समझिएगा ये क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है। तो आप पढ़े होंगे, ये कोशिका है, कोशिका के बीच में केंद्रक होता है, और बहुत सारा चीज़ होता है इसमें। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है, बहुत सारे चीज़ होते हैं। लेकिन आपको वो नहीं जानना है, आपको समझना है ये जो क्रोमोसोम है वो केंद्रक के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक के अंदर पाया जाता है। और यह जो है केंद्रक के अंदर पाया जाता है, और 46 होता है। यही जो है 23 में बट जाता है, ठीक है। तो ये हुआ अर्धसूत्री विभाजन। और इस क्रोमोसोम का अगर 46 में बट जाएगा तो हुआ समसूत्री विभाजन। समझ में आया? 46 को है, एक और 46 है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपको घाव हो गया, ये हाथ में घाव हो गया, यहाँ पर आपका क्या होता है कि ये सड़ने लगता है, यहाँ कोशिका खराब होने लगता है। अब जब दवा हुआ खाते हैं ना, तो प्लेन हो जाता है, क्योंकि वैसा ही एक और कोशिका बगल में जन्म ले लेता है। तो आप ये समझिएगा कि नया कोशिका जन्म नहीं लेता है, पुराने कोशिका से ही एक और डेवलप होके बगल में आ जाता है। ये है, एक और बगल में इसे डेवलप हो जाएगा। समझ में आया ना? तो ये जहाँ है सही, एक जो खाली था वहाँ पर दूसरा का आ गया। तो इस तरह से क्रोमोसोम का डिवीज़न होता है, और यही है सेल डिवीज़न। तो देखिए यहाँ से आया कितना? 23। यहाँ से आया कितना? 23। अंडाणु से भी 23, शुक्राणु से भी 23, और शिशु को आ गया कितना? 46। समझ में आया? तो ये नया शिशु का निर्माण हो गया। अब समझिएगा
कि ये क्रोमोसोम जो होता है ना, इसका काम है रंग गुण आकार को तय करना कि कैसा रंग है, माँ बाप का कैसा रंग है। वो काला एक, ये देखिए ये जो है ना नर है और ये काला है, और ये जो मादा है ये गोरा है, तो बच्चा कैसा होगा? तो काला गोरा दोनों को मिला देंगे तो समझिए बच्चा श्यामला हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर ये भी गोरा है और ये भी गोरा है तो ये भी गोरा हो जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि दोनों का मिक्सेबल क्रोमोसोम मिलने के बाद ही नया शिशु का निर्माण होता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि कहता है कि नाक पापा जैसा है, मुंह जो है मम्मी के जैसा है। क्यों कहता है? क्योंकि यहाँ पर हाफ हाफ हो गया, यानी कि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हुआ है। सिर्फ जनन कोशिका में ही अर्धसूत्री विभाजन होता है, बाकी कहीं नहीं होता। ये भी बात आपको ध्यान दे देना है, क्योंकि सवाल पूछता है अर्धसूत्री विभाजन शरीर के किस अंग में होता है? तो जननांग में होता है, यानी जनन अंग में होता है। क्लियर है? अब ये सारा बात समझ गए होंगे। अब जरा समझिएगा कि यहाँ पर कुछ और समस्याएं आती हैं। शिशु का निर्माण कैसे होता है ये तो बात आप समझ गए। अब समस्या ये आती है कि कभी कभी क्या होता है कि ये अंडाणु जो है महिला में बनना बंद हो जाता है, अंडाणु बनना बंद हो गया, यानी अंडाणु बन ही नहीं रहा है। तब क्या होगा? यहाँ से तो शुक्राणु आया बट यहाँ से अंडाणु है ही नहीं, बन ही नहीं रहा है, तो निषेचन नहीं होगा, और निषेचन नहीं होगा तो जायगोट नहीं बनेगा, भ्रूण नहीं होगा, शिशु का निर्माण नहीं होगा। समझ में आ गया? तो इस स्थिति में क्या करते हैं? तो देखिए, कहा जाता है उस समय कि उस समय जब किसी महिला को बच्चा नहीं होता, शिशु नहीं होता, तो कहता है वो महिला बांझ है। समझ में आ रही बात है? अब देखिएगा कि ये जो शुक्राणु होता है ये भी 3 प्रकार का होता है। एक मोटाइल होता है, एक नॉन मोटाइल होता है, और एक स्लगिश होता है। तो मोटाइल टाइप का जो शुक्राणु होता है वो तेज़ी से गतिशील होता है, तेज़ी में गतिशील होता है, जबकि नॉन मोटाइल होता है वो धीरे धीरे चलता है। और स्लगिश टाइप का जो शुक्राणु होता है वो जो है वो मूवेबल नहीं होता, गतिशील नहीं होता, जिसके कारण क्या होता है कि देखिए यहाँ अंडाणु बन रहा है लेकिन ये शुक्राणु जो है सो मूव ही नहीं कर रहा, जा ही नहीं पा रहा, पहुँच ही नहीं पा रहा अंडाणु के पास, तो क्या निषेचन होगा? नहीं होगा। यानी कि यहाँ पुरुष में भी समस्या आ सकती है। 3 टाइप का स्पर्म है, ये जल्दी से गतिशील, ये कम गतिशील है, और ये गति ही नहीं करेगा। तो 3 टाइप का स्पर्म है। अगर तीसरा टाइप वाला आपके पास होगा स्पर्म यानी शुक्राणु, तो क्या होगा? तो अंडाणु निषेचित नहीं होगा। तो दोनों में समस्या आ सकती है। जबकि ये एक समाज में एक अवधारणा बन गई है कि अगर किसी भी मादा को बच्चा नहीं हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार मादा को ही माना जाता है, जबकि जिम्मेदार पुरुष भी हो सकता है। ये बात आप समझ गए कैसे? अब मान लीजिए कि दोनों में से किसी के पास समस्या है, या तो अंडाणु नहीं बन रहा है या फिर शुक्राणु में समस्या है, तब क्या करेगा? ऐसी स्थिति में निषेचन नहीं होगा, बच्चे नहीं होंगे, कितनों भगवान से मन्नत मांग लेगा, जाके झाड़ फूका लेगा, तैयो नहीं होगा। अरे भगवान से मन्नत मांगने के बाद थोड़े अंडाणु बनने लगेगा या शुक्राणु थोड़े ठीक हो जाएगा। समझ में आ रही बात है? तो ये सब बेकार की बात है। आप जाइए डॉक्टर के पास, आपको एक सलाह देगा कि आप जो है ना कृत्रिम निषेचन कराइए। क्या? कृत्रिम निषेचन। नाम से ही अब सुन के लग रहा अरे बाप रे बाप, ये जो है कृत्रिम निषेचन मतलब आदमी के द्वारा होगा, एक्सटर्नल आदमी लगेगा, बाहर से आदमी। तो ये कृत्रिम निषेचन कैसे होता है तो समझिएगा। कृत्रिम निषेचन करने के लिए क्या करता है? अंडाणु और शुक्राणु को एक टेस्ट ट्यूब में, अंडाणु और शुक्राणु को क्या करता है? एक टेस्ट ट्यूब में डाल देता है। इसको टेस्ट ट्यूब, मान लीजिए ये टेस्ट ट्यूब है। क्या है? टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है। इसमें डाल दिया अंडाणु प्लस शुक्राणु, ये दोनों डाला तो आपको पता है ना अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से क्या होता है? इस निषेचन होता है, और निषेचन के पश्चात क्या बनता है? युग्मनज बनता है। जैसे युग्मनज बन जाएगा ना, जायगोट बन गया, ये तो बाहर बना लिया टेस्ट ट्यूब में। अब क्या करेगा? ये जो है जायगोट को उठाकर, यानी उठाने का मतलब थोड़ा है कि भारी, सिरिंज से निकालेगा और महिला के योनि में इसको प्रवेश करा देगा, इस जायगोट को, क्योंकि ये दोनों को मिलने से जायगोट बन गया यहाँ। अब ये जो जायगोट है ये क्या करेगा? महिला के योनि में प्रवेश कराएगा, और फिर बाद में क्या होगा?
कि वहाँ पर इन्वायरमेंट मिलेगा बच्चे को डेवलप करने के लिए, शिशु को डेवलप करने के लिए यूट्रस होना ज़रूरी है, यानी गर्भाशय होना ज़रूरी है। बाहर टेस्ट ट्यूब में तो शिशु डेवलप कर नहीं सकता, टेस्ट ट्यूब में सिर्फ जायगोट बनता है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में बनता सिर्फ जायगोट है। अब बेबी का जो डेवलप होता है ना वो होता है गर्भाशय के अंदर, क्योंकि ये तो गर्भाशय में जायगोट को डाल दिया गया है। अब बाद में जो है यह जायगोट भ्रूण में परिवर्तन होता है, भ्रूण शिशु का निर्माण करता है। बच्चे जो पैदा होते हैं वो महिला के गर्भ से ही होते हैं, लेकिन इसको कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी, इसको क्या कहा जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी, जबकि टेस्ट ट्यूब में बेबी हो भी नहीं करता है। ये बात समझ में आया कैसे नहीं होता है, ये बात हमने क्लियर कर दिया कि टेस्ट ट्यूब में सिर्फ क्या होता है, अंडाणु प्लस शुक्राणु मिलाकर निषेचन कराकर जायगोट बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर दोनों में से किसी एक को समस्या होता है जिसके कारण ये होता है। समझ में आ गया बातें। अब एक और बातें जाननी है आपको, लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो लिंग निर्धारण के लिए जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम की संख्या आपको पता है 23 जोड़े होते हैं, 23 जोड़े नर में भी होते हैं, 23 जोड़े मादा में भी होते हैं, दोनों में होते हैं 23 जोड़े। तो 23 जोड़ा जो होता है ना उसमें से 22 प्लस XY होता है पुरुष में, जबकि मादा में ना 22 प्लस XX होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 22 और यहाँ से 22 तो कितना हुआ 44, और इसका X और इसका X मिलेगा ना तो हो जाएगा XX। तो जब दोनों XX होगा ना तो ये लड़की यानी कि फीमेल चाइल्ड होगी, ओके। अब एक बार और देखिए कि ये 22 और ये 22 और ये Y और ये X, तो यहाँ पर हो गया क्या, यहाँ पर हो गया 22 22 44 और हो गया XY। तो 22 44 XY होगा तो क्या होगा, लड़का होगा। समझ में आया। तो X और Y पे डिपेंड करता है, यानी X से X मिलता है तो लड़की फीमेल चाइल्ड होती है, जबकि XY मिलता है तो मेल चाइल्ड होता है। यानी जो ये जो X और Y है यही है लिंग गुणसूत्र। इसको क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र, यानी लिंग को तय करता है कि लड़का होगा कि लड़की, इसीलिए इसको कहा जाता है लिंग गुणसूत्र। समझ में आ गया। अब समझिए किसी महिला को सिर्फ जो है ना लड़की ही हो रही है, अब उसको समाज में प्रताड़ित किया जाता है कि हाय रे बाप तुमको सिर्फ लड़की हो रहा है, लड़का काहे न हो रहा है। इसके लिए पुरुष को कोई जिम्मेदार नहीं ठहराता, देखिए, जबकि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, यहाँ पर देखिएगा XY पुरुष में, तो इसके लिए जिम्मेदार पुरुष है। बट देखिए महिला को देख उसको तबाह किया रहता है कि काहे नहीं हो रहा तुमको लड़का, जबकि लड़का पैदा करने के लिए महिला कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। तो इस बात को आपको समझना है। अगर इस बात को आप नहीं जानते हैं तो आप प्रताड़ित होते रहेंगे, दुखी आत्मा की तरह जीते रहेंगे और कभी भी इस तरह का आप लड़का या लड़की का काम नहीं कर सकते। समझ में आ गया ना। तो ये जो है लिंग गुणसूत्र जो है XY यानी डिफरेंट वाला जो है ये पुरुष में पाया जाता है, जबकि XX महिला में पाया जाता है, इसलिए ऐसा होता है। तो आई होप कि सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा कि जब मादा में बच्चों की समस्या हो तो किस प्रकार से समस्या हो सकता है, या तो अंडाणु में हो सकता है या शुक्राणु में हो सकता है, दोनों में हो सकता है। और अगर ऐसा समस्या होगा तो कैसे इससे हम बचाव करेंगे, यानी कि कैसे इसका हम हल करेंगे। तो हल करने के लिए कृत्रिम निषेचन हमने बताया, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन हमने बताया, और फिर हमने बताया कि कैसे लिंग निर्धारण करेंगे कि किसी भी मादा को नर होगा या फिर मादा होगी, ये हमने डिसीजन करने के लिए बताया। तो ये लिंग निर्धारण भी हमने बता दिया। तो हमने बताया कि निषेचन कैसे होता है, शिशु निर्माण कैसे होता है, लैंगिक जनन कैसे होता है, साथ में बताया कि हमने कि लिंग निर्धारण कैसे होता है, साथ ही साथ हमने बताया कि अगर समस्या हो अंडाणु या फिर शुक्राणु में तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, और नहीं भी आई होगी भी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड ऑल्सो विद योर रिलेटिव्स। ये जो है ना सिर्फ पढ़ने वाली बात ही नहीं है, आप विद्यार्थी हैं तभी नहीं देखें,
ये सभी को ज़रूरत है। समझने वाली बात है कि आप अपने लाइफ में क्या करते हैं और कैसे आपको प्रताड़ित किया जाता है। उससे बचना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और दूसरे को शेयर करें। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि यौन संचारित रोग क्या होता है। यौन संचारित रोग को STD कहते हैं, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। अगर आपको जानना है कि कौन कौन सी बीमारियां होती है जननांगों में, तो अगले वीडियो का हमारा वेट करें। टिल देन, गुड बाय।